ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की गुड जो मॉर्निंग क्लास सर। है आज की क्लास है स्नेह कल्पना। स्नेह कल्पना जो हमारा 6वां चैप्टर है, 5 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और सब लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो स्नेह कल्पना नाम के चैप्टर पे है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कल्पना का मतलब एक डोजेस फॉर्म, एक मोटा मोटा हम लोग समझ सकते हैं डोजेस फॉर्म। उसका वर्ड मीनिंग जब हम लोगों ने देखा था तो देखा था कृप सामर्थ्य धातु से कल्पना शब्द बना है। कृप का अर्थ है सामर्थ्य, मीन्स पोटेंसी। उसमें रोग को खत्म करने की जो क्षमता आती है उसी को कल्पना कहा गया है। और ये अलग अलग तरह से होती है, अलग अलग प्रोसेसिंग से अलग अलग सामर्थ्य उत्पन्न होती है, इसलिए जो डोजेस फॉर्म है उनको भी कल्पना कहा जा सकता है। यहाँ हम लोग स्नेह कल्पना की बात करेंगे। स्नेह कल्पना में सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले ये एक श्लोक सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस श्लोक में इसको याद करने की कोशिश करना है। इस पूरे चैप्टर में अगर कोई एक श्लोक कहा जाए कि इस चैप्टर का कोई एक श्लोक आप पूछ लीजिए तो यही वाला श्लोक लोग पूछते हैं। तो इसलिए ये श्लोक याद करना है। ये आएगा कल के लेक्चर में, इसकी मीनिंग कल के लेक्चर में आएगी, लेकिन इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। जिनके पास बुक अवेलेबल है भैसज कल्पना की, वो बुक के पेज नंबर 215 में ये श्लोक देख सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो यहीं से ये श्लोक लिख लें किसी कागज में, और आज का उनका होमवर्क है कि ये श्लोक याद करना है कल तक। इसको बोलना कैसे? वर्तिवत स्नेह कलकः स्यात् यद अंगुल्या विमर्दितः शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्तः स्नेह सिद्धो भवेत् तदा यदा फेनोद्गमस्तैले फेन शांतिश्च सर्पिषि गंधवर्ण रसोत्पत्ति स्नेह सिद्धि तदा भवेत्। ये स्नेह सिद्धि के लक्षण है। क्या होता है ये, इसकी मीनिंग क्या है, और जिनको ये श्लोक नहीं याद हो पाएगा उनको कैसे याद करना है, उसकी क्या ट्रिक होगी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको बात करेंगे। इस पे इसको श्लोक को याद करने की कोशिश करेंगे। तब तक जिसको सीधे सीधे ये श्लोक याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जरूर याद कर ले। तो ये आज का श्लोक है जिसको याद करना है। अब हम लोग बात करते हैं स्नेह कल्पना की। कुछ टेक्निकल इश्यूज को ऊपर कर देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले जब स्नेह कल्पना की बात करते हैं, हम जानते हैं कि जो कल्पना या डोजेस फॉर्म है आयुर्वेद में मोस्टली जो है पंचविध कषाय कल्पना बताई गई है, जो फंडामेंटल डोजेस फॉर्म बोला है आचार्य चरक ने, और उसी को सारंगधर ने भी फॉलो किया है। तो फंडामेंटल डोजेस फॉर्म में हमने देखा था स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और पान, ये 5 कल्पनाएं थी। और इन्हीं का मॉडिफिकेशन कर करके हम लोग और भी दूसरी कल्पनाएं बनाते हैं। जैसे हमने देखा था क्वाथ को पाक करके हमने प्रास बनाया था, चरण प्रास जैसे देखा था, अवलेह जिसको कहते हैं। तो क्वाथ से डेराइव हुई कल्पना है अवलेह। उसी तरह से ये फंडामेंटल जो कल्पनाएं हैं, इन्हीं के डेरिवेशन से जो दूसरी कल्पनाएं बनती हैं उनको द्वितीय कल्पना कहते हैं। और स्नेह कल्पना भी एक तरह की द्वितीय कल्पना है, सेकेंडरी डोजेस फॉर्म, या मतलब डेराइव डोजेस फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल डोजेस फॉर्म से डेराइव होते हैं। तो इसका जो एम है स्नेह कल्पना का क्या है, आखिर क्या जरूरत पड़ी ये स्नेह कल्पना बनाने की? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टू एक्सट्रैक्ट वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। किसी भी मेडिसिन में जो हर्बल या मिनरल मेडिसिन होती है उसके अंदर कुछ वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट होते हैं और कुछ लिपिड सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कुछ ऐसा ही हम लोगों ने क्षीर पाक में भी देखा था। जब हम लोग क्षीर पाक पढ़ रहे थे वहां हमने देखा कि क्षीर पाक बनाते समय औषधि द्रव्य में जल और दूध दोनों को मिलाया जाता है। रेशियो वहां पे हमने देखा था, 1:15:15 के रेशियो में जनरली मिलाते हैं। तो वो जो वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि या तो
वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट उसमें होगा, वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट उसका आ जाएगा मेडिसिन में, प्रिपेयर्ड मेडिसिन में, और जो लिपिड सॉल्युबल होगा वो भी आ जाएगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है, स्नेह कल्पना में भी है कि जो वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है मेडिसिन के अंदर, रॉ ड्रग के अंदर, और लिपिड सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है, वो दोनों के दोनों मेडिसिन के अंदर आ जाए प्रिपेयर्ड मेडिसिन में। इस उद्देश्य से स्नेह कल्पना का सृजन किया गया। दूसरा, टू एनहांस सेल्फ लाइफ, इसकी सेल्फ लाइफ बनाना है, बढ़ाना है। हमने देखा था कि जब घृत का प्रकरण हम देखते हैं आयुर्वेद में, तो 100 साल और 1000 साल के घृत की भी बात होती है, 10,000 साल के भी घृत की बात होती है, कुंभ सर्पी जिसको बोलते हैं। तो मतलब पुराने घृत, घृत का जो सेल्फ लाइफ है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। बाकी जो फंडामेंटल डोजेस फॉर्म है उनकी तो 24 आवर ही है। उसके अलावा भी जो है, तो जब स्नेह कल्पना हम बनाते हैं, चाहे घृत या तेल, मेनली दो फॉर्म में होता है, घृत और तेल, तो दोनों में ही जो सेल्फ लाइफ है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है। तो स्नेह कल्पना का दूसरा एम क्या हो गया? टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ। तीसरा है टू एनहांस द ड्रग एब्जॉर्प्शन। हम देखेंगे अभी आगे कि स्नेह की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्नेह में सर गुण होता है। सर, जो गुरुवादी 20 गुण हमने पढ़े होंगे पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट ईयर में, वहां पे देखा होगा सर गुण का मतलब होता है फैलने की क्षमता, एक्सपैंड होने की क्षमता। कहीं पे जो प्रसरणशीलता है उसको सर गुण कहा गया है, और स्नेह में ये सर गुण होता है। और दूसरा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म, सूक्ष्म गुण भी होता है। सर और सूक्ष्म, ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं स्नेह की जिसके कारण ये पूरे शरीर में, शरीर के जो सूक्ष्म स्रोतस होते हैं उनमें भी बहुत तेजी के साथ फैलता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसके कारण वो माइन्यूट चैनल्स में भी ये मेडिसिन पहुंचती है और उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है। और जहां पे जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और जब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अगर जानते हो, द्रव्य गुण का विषय है, फार्मा में पढ़ाया जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके जो 4 मुख्य स्टेप होते हैं मेडिसिन बॉडी में कैसे वर्क करती है, उसमें है एब्जॉर्प्शन, पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये ऑप्शंस होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन पहला स्टेप है, इसका मतलब अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छी होगी और एक्सक्रीशन भी प्रॉपरली होगा। मींस जो मेडिसिन है उसको वर्क करने के लिए प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, तो उसकी जो मोड ऑफ एक्शन है वो और ज्यादा इनहांस होगा। तो स्नेह कल्पना का जो मेन एम है क्या है कि रॉ मटेरियल जो है, रॉ ड्रग है, उससे वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल दोनों टाइप के इंग्रेडिएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना। दूसरा, उसकी जो रॉ मटेरियल है उसके सेल्फ लाइफ को इनहांस करना इन कंपैरिजन टू अदर डोजेस फॉर्म। और तीसरा है ड्रग एब्जॉर्प्शन को इनहांस करना, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। अब देखते हैं स्नेह के बारे में, अगर हम थोड़ा जानने की कोशिश करें, थोड़ा स्नेह के बारे में जानने की अगर कोशिश करें हम, तो स्नेह की निरुक्ति जो है स्नेह धातु में घय प्रत्यय लगाने से बनता है। स्नेह प्रीतौ, स्नेह का मतलब होता है प्रीत, लव या अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। मींस स्नेह, स्नेह जो है इसका अर्थ है अट्रैक्शन। थोड़ा सा इसमें सर गुण होता है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे जो अट्रैक्शन है या प्रीति है, इसका मतलब कि जो भी इंग्रेडिएंट उसमें डाले जाते हैं उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको स्वयं में आत्मसात कर लेना, उसको अट्रैक्ट कर लेना। जैसे घी है, घी में अगर त्रिफला डाल दिया जाए तो, और ये पाक कर लिया जाए, तो त्रिफला की जो प्रॉपर्टीज है, घी अपनी प्रॉपर्टी तो रखेगा ही, साथ में त्रिफला की प्रॉपर्टी को भी अपने में समाहित कर, इसको अनुवर्तन कहते हैं, संस्कार से अनुवर्तन करना। तो अनुवर्तन इस तरह से हो जाता है, मींस अपनी प्रॉपर्टी तो रखता है, उस मेडिसिन की भी प्रॉपर्टी को अपने में रख लेता है। तो स्नेह प्रीतव धातु में घय प्रत्यय लगाने से
स्नेह बनता है, और कल्पना के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, कृत सामर्थ्य धातु में अच और घ प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसके बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं कि कृत सामर्थ्य क्या है। तो इस तरह से जो स्नेह है, स्नेह से हम लोग मोटा मोटा अगर देखें तो फैट और फैटी मटेरियल समझ सकते हैं, जबकि कल्पना फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग या डोजेस फॉर्म के रेफरेंस में आता है। स्नेह कल्पना, स्नेह की जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे एक कोड लिखा होगा, इस कोड को सब लोग अच्छे से याद कर लें, GS3 MSMD। जीएस क्यूब, मान लो कोई कोचिंग है, जीएस ज्यादा पढ़ोगे, जीएस पढ़ोगे तो या तो पीजी करोगे, एमएस बन जाओगे या एमडी बन जाओगे। तो ऐसे याद रखना है, जीएस क्यूब MSMD, इसको ध्यान रखना है। आचार्य वाग्भट ने, वृद्ध वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में स्नेह के 8 गुण बताए गए। उन्होंने कहा है कि ये 8 गुण जिस द्रव्य में होगा उसी को स्नेह कह देंगे, ऐसा डेफिनेशन है। तो इसमें जी का मतलब है गुरु, एस क्यूब का मतलब एस से 3 है, क्या क्या है, सर, शीत, स्निग्ध। तो हो गया गुरु, सर, शीत, स्निग्ध, ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। इसको इसी सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे अगर, तो श्लोक याद हो जाएगा, और अगर श्लोक नहीं याद होगा तो जीएस क्यूब MSMD जरूर याद रहे। ठीक है, तो गुरु, शीत, सर, सॉरी, गुरु, सर, शीत, स्निग्ध, ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। फिर मृदु, मंद और सूक्ष्म, MS, मंद और सूक्ष्म, मंद होता है, सूक्ष्म होता है, मृदु होता है और द्रव होता है। ये 8 प्रॉपर्टी जिस भी द्रव्य में पाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं, स्नेह बोलते हैं, ऐसा आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में बताया है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कोट को हम लोग ध्यान रखेंगे। स्नेह को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो यही डेफिनेशन आचार्य वाग्भट की हमें बता देना है कि जिस भी द्रव्य में ये 8 प्रॉपर्टीज होंगे, 8 गुण होंगे, कौन कौन से गुण, जीएस क्यूब MSMD, उसको हम लोग स्नेह कहेंगे। ठीक, एम्स ऑफ स्नेह कल्पना पता लग गया। टाइप्स ऑफ स्नेह की बात अगर करें कि स्नेह के प्रकार कितने होते हैं, तो चरक संहिता में स्नेहाध्याय हम लोग पढ़ चुके होंगे जहां तक है। तो वहां पे हमने देखा होगा 4 प्रकार के स्नेह की बात करते हैं, सर्पिस, तैलम, वशा, मज्जा, सर्व स्नेहोत्तमामता। जितने भी स्नेह होते हैं उनमें सर्पी मतलब घृत, तैलम तेल, वसा और मज्जा, ये 4 जो होते हैं इनको सभी स्नेहों में उत्तम कहा गया, सर्व स्नेह उत्तमामता, इनको सभी स्नेहों में उत्तम माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इनमें से सभी स्नेहों में उत्तम कौन सा है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन होता है घृत, तैल, वसा, मज्जा या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर सही होगा ऑल ऑफ दीज। उसमें क्योंकि लगता है कि सबसे उत्तम पूछ रहा है तो कोई एक ही होगा, इसलिए क्वेश्चन जनरली गलत हो जाता है। लेकिन ये रेफरेंस है चरक का, उसमें लिखा हुआ है सर्पिस तैलम वसा मज्जा सर्व स्नेहोत्तमामता, मतलब ये चारों जो हैं, सर्पी मतलब घृत, तैल, वशा और मज्जा, ये चारों सभी स्नेहों में उत्तम माने जाते हैं। एसु चैव उत्तमम सर्पी, ये अलग से बोला है कि इनमें भी, इन चारों में से भी जो सर्पी है यानी घृत है वो ज्यादा बेटर है। बेटर है क्यों, जैव उत्तमम सर्पी, इन चारों में से भी जो सर्पी है वो ज्यादा उत्तम है। तो अगर ऐसा आ जाए कि सभी स्नेहों में कौन सा उत्तम है और ऑप्शन हो सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, बस 4 ही ऑप्शन हो, ऑल ऑफ दीज ना हो, तब ऐसी स्थिति में सर्पी को ऑप्शन लगाना पड़ेगा घृत को, क्योंकि बता दिया कि चारों उत्तम होते हैं, लेकिन चारों में भी ज्यादा उत्तम कौन सा है, सर्पी या घृत है। और क्यों उत्तम होता है उसका कारण बताया उन्होंने, संस्कारस्य अनुवर्तनात्, संस्कार के कारण अनुवर्तन करता है। अनुवर्तन मैंने बता दिया कि जो भी उसमें द्रव्य डाले जाते हैं उन द्रव्यों के गुणों को अपने में समाहित कर लेता है। जैसे ब्राह्मी घृत है, ब्राह्मी के अलावा भी उसमें इंग्रेडिएंट है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स है उसमें घृत की प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी। जो घृत के गुण है, जो 8 गुण है, जीएस क्यूब MSMD, वो 8 गुण रहेंगे। उसके अलावा जो जो इंग्रेडिएंट उसमें डाले गए हैं उसकी भी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। तो इस गुण के कारण जो सर्पी है या घृत है वो इन चारों में से अच्छा है। इसको फिर यमक, त्रिवित और महान, ये भी वहां पे देखा होगा
कि इनमें से, इन चारों में से किसी दो का अगर कॉम्बिनेशन है तो उसको यमक बोलते हैं। हमने च्यवनप्राश के निर्माण में देखा भी था यमक का प्रयोग, घृत और तेल दोनों को 6 पल की मात्रा में मिला दिया गया था। त्रिवित होता है किन्हीं तीन को अगर मिला दिया जाए, और महान होता है अगर चारों का कॉम्बिनेशन हो, उसको महान बोलते हैं। तो ये सभी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि यमक का मतलब क्या है। जनरली हम लोग सर्पी और तेल का ही मिक्सचर जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन चारों में से किन्हीं भी दो का अगर संयोग हो तो उसको यमक का की संज्ञा दी गई है। किन्हीं तीन का कॉम्बिनेशन हो, संयोग हो, तो उसको त्रिवित कहा गया है, और चारों का अगर संयोग है तो उसको महान कहा गया है। योनि के आधार पर, योनि का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे जो स्नेह होता है वो दो टाइप का होता है। जांगम हो सकता है एनिमल ओरिजिन का, और स्थावर होता है हर्बल ओरिजिन का। अगर हर्बल से, जैसे हमने देखा कि तिल है, तिल एक प्लांट होता है, उसके सीड से हम लोग ऑयल निकालते हैं। सरसों है, सरसों का तेल सभी यूज करते हैं। तो ये जो हर्बल ओरिजिन के स्नेह है उसको स्थावर स्नेह बोलेंगे। जांगम जो एनिमल प्रोडक्ट से स्नेह मिलते हैं, फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेज हैं, उन्हें ही कहेंगे स्नेह। तो जैसे घृत है, वसा है, मज्जा है, जो ये चार बेस्ट वाले हैं, सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, इसमें हम अगर देखें तो जो सर्पी है वो जनरली जनरली का हमेशा ये जंगम द्रव्य से प्राप्त होता है। जो तेल, वसा और सॉरी तेल है वो हर्बल प्रोडक्ट होता है जनरली, और वसा और मज्जा हमेशा ही एनिमल प्रोडक्ट होंगे। तो सर्पी, तेल, वसा, मज्जा से जो तेल है वही हर्बल प्रोडक्ट जनरली है, और सर्पी, वसा, मज्जा जो है जंगम है। ये स्नेह योनि के आधार पे। यूज के बेसिस पे अगर देखें तो इनका बाह्य प्रयोग भी हो सकता है, आभ्यंतर प्रयोग भी। एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी हो सकता है, इंटरनल एप्लीकेशन भी हो सकता है। बाहर अभ्यंग करने के लिए जैसे यूज किया जाता है तो बाह्य हो गया, और अगर इंटरनल यूज करते हैं, पान करने के लिए होता है, बस्ती के लिए होता है, तो वहां अभ्यंतर प्रयोग हो गया। तो इस तरह से प्रयोग के आधार पे अगर हम देखें तो बाह्य और आभ्यंतर दो प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, जो घृत और तेल है। घृत तेल का मतलब नॉर्मल घृत तेल नहीं है, ये औषधीय घृत और औषधीय तेल है। जो डोजेस फॉर्म है, कल्पना है, घृत कल्पना और तेल कल्पना। नाम सुना होगा जनरली, त्रिफला घृत, ब्राह्मी घृत, इस तरह के नाम। तेल में नारायण तेल, दसमूल तेल, ये सब नाम हम लोग आगे इसका फॉर्मुलेशन भी समझेंगे, जानेंगे। तो इन सब में जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, थोड़ा आइकॉन बीच में आ रहा होगा, अब सही। ये डेफिनेशन जो है आप रेफरेंस देखिए, एएफआई के अकॉर्डिंग है। एएफआई बताया होगा क्लास में मैंने। एएफआई का मतलब है आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। इस बुक के बारे में बताया है, बाकी एक लेक्चर भी इसके ऊपर होगा एपीआई और एएफआई से रिलेटेड। तो एएफआई एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। और इसमें जो डेफिनेशन एज इट इज दी हुई है, इसको हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि घृत क्या है। घृताज आर प्रिपरेशंस इन विच घी इज बॉइल्ड विथ प्रिस्क्राइब्ड कसाय मींस क्वाथ एंड कलकास ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला आचार्यों ने बताया है, जो भी रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो गिवन ड्रग्स हैं, कुछ कल्क द्रव्य होंगे उनका कल्क बनाएंगे, और कुछ क्वाथ द्रव्य होंगे उनका क्वाथ बनाएंगे, और इन्हीं को घी के साथ में बॉयल किया जाता है स्पेशल सीक्वेंस में। तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसी को घृत कहा गया है। This process ensures absorption of the active therapeutic principles of the ingredient used. इसका मतलब कि जो एक्टिव प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होते हैं, चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो या लिपिड सॉल्युबल हो, वो सारे के सारे घृत में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, घृत में आ जाते हैं। तो मतलब इतना पकाना है, इस विधि से पकाना है कि जो कल्क द्रव्य है और क्वाथ द्रव्य है, दोनों के इंग्रेडिएंट के एक्टिव प्रिंसिपल्स, एक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं, वो सभी घृत में आ जाए। सेम यही डेफिनेशन तेल के लिए है, वहां तेल को बॉयल किया जाएगा क्वाथ और कल्क द्रव्य के साथ। तो इस तरह से ये डेफिनेशन एएफआई के अकॉर्डिंग है, आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग।
अच्छा, अब इसमें इसको पकाने में, अब बॉयल करना है तो क्या क्या यूज होगा इंस्ट्रूमेंट, यंत्र उपकरण, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी हमें करना है, प्रैक्टिकल में भी हम इसको करेंगे, घृत पाक और तैल पाक। तो उसमें जो उपकरण यूज होगा, एक पात्र, कोई बर्तन लेना पड़ेगा जिसमें आप पकाएंगे, बॉईल करेंगे। एक दरवी चाहिए, दरवी, कलछुल या चम्मच को दरवी बोलते हैं। इस दरवी से उसको चलाते रहना है बीच बीच में, जहां पे चलाने के लिए। वस्त्र चाहिए, वस्त्र पूत करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए, उसको छानने के लिए कपड़ा चाहिए, मार्किन क्लॉथ जनरली लेते हैं। और अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पाक करना है, और पाक करना है तो अग्नि की आवश्यकता होगी। अग्नि पाक, और कुछ विशेष परिस्थितियों में आदित्य पाक नाम से भी आया है। आदित्य का मतलब सूर्य होता है। सनलाइट में, अगर धूप में कोई पाक किया जा रहा है तो उसको आदित्य पाक या भानु पाक भी कहते हैं। तो उसका भी थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे। अब जो ये अग्नि है, अग्नि कैसी होनी चाहिए स्नेह पाक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे घृत पाक करना हो या तेल पाक करना हो, जो अग्नि है, कभी भी तीव्र अग्नि का प्रयोग नहीं करना है। ये स्नेह पाक में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, तीव्र अग्नि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, नहीं तो खर गुण बढ़ जाता है, खर हो जाता है। कहते हैं कि जल गया, दवा जल गया, घृत जल गया, तेल जल गया, ठीक है, मीन्स स्पेशल टाइप की दुर्गंध आने लगेगी उसमें। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए कभी तीव्र अग्नि का प्रयोग स्नेह पाक में नहीं करते हैं, और मंद अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। मध्यम अग्नि भी नहीं, मंद अग्नि मतलब बहुत धीमी आंच पे इसका पाक करना है। और ये, इस पर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्षीरबला तेल, क्षीरबला तेल के रेफरेंस में। आईएमएस बीएचयू का पेपर है, बहुत पुराना। प्रोफेसर एस के दीक्षित सर इन्वॉल्व है इसमें, बहुत बड़ा नाम है रसायन में। तो इन्होंने जो है इस पे काम किया क्षीरबला तेल के रेफरेंस में, कि तीव्र अग्नि पे क्या होता है और मंद अग्नि पे क्या होता है। तो दोनों तरह की अग्नियों पे इन्होंने पाक किया और दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया। तो देखा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो सही सलामत और ज्यादा कंसंट्रेशन में मंदाग्नि पाक वाले में आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एकदम कंफर्म कर दिया कि कभी भी स्नेह पाक को तीव्र अग्नि पे नहीं करना है, मंद अग्नि का ही प्रयोग करना है स्नेह पाक के लिए। इंग्रेडिएंट स्नेह पाक का अब तक का जो डिस्क्रिप्शन था, जो हमने एएफआई का डेफिनेशन देखा, एएफआई की डेफिनेशन के बेसिस पे हमने देखा होगा कि कल्क, स्नेह और द्रव, ये तीन इंग्रेडिएंट जरूरी है। स्नेह का मतलब या तो घृत या तेल, जनरली वसा और मज्जा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, घृत तेल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो घृत या तेल, स्नेह हो गया, उसमें कल्क द्रव्य डालेंगे, और कोई द्रव, वो क्वाथ भी हो सकता है, स्वरस भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, दुग्ध भी हो सकता है, इस तरह का प्रयोग करते हैं। और इन इंग्रेडिएंट्स की जो मैंने कहा स्पेशल प्रोसेसिंग होती है, स्पेशल सीक्वेंस में बॉईल करना है, इन सबको मिला के बॉईल ही करना है, लेकिन स्पेशल सीक्वेंस में। तो वो जो सीक्वेंस होगा, पहले जैसे स्नेह मूर्छन है, फिर उसमें क्वाथ या स्वरस डालेंगे, दूध अगर डालना है तो फिर दूध डालेंगे, फिर ठंडा करके थोड़ा कल्क द्रव्य डालेंगे, फिर उसमें गंध द्रव्य, वासन एक संस्कार पढ़ा था जब हम लोग संस्कार पढ़ रहे थे, वासन। तो गंध द्रव्य जो होते हैं, सुगंधित, सुगंध के लिए त्रिसुगंधी वगैरह जो डालते हैं, उनको मिलाते हैं, और फिर लास्ट में जल मिलाते हैं और फिर पाक करते हैं। ये इसका क्रम है। इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये भैंसज्य रत्नावली और योग रत्नाकर, दोनों ही किताबों में, दोनों ही पुस्तकों में स्नेह पाक का जो मेथड सीक्वेंस दिया गया है, इसमें भैंसज्य रत्नावली में बताया गया है कि मूर्छना सबसे पहले करना है। मूर्छन क्या होता है, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि मूर्छन क्या होता है। तो स्नेह का मूर्छन करते हैं, चाहे घी हो या तेल हो, दोनों में ही मूर्छन किया जाता है। और मूर्छन के बाद इसमें द्रव मिलाएंगे, कल्क मिलाएंगे, और फिर लास्ट में गंध द्रव्य मिलाएंगे। जबकि योग रत्नाकर का रेफरेंस भी यही है, तेल के रेस्पेक्ट में उन्होंने बोला है, पहले तेल में क्वाथ मिलाना है, क्वाथ के बाद कल्क मिलाना है, और कल्क के बाद सुगंध द्रव्य। सेम वही है, वहां द्रव द्रव्य है, यहाँ क्वाथ है। तो घी और तेल दोनों के लिए जो रेफरेंस है, उसमें मूर्छन यहाँ भी करने के लिए कहा है, स्पेशली भैंसर रत्नावली में बताया हुआ है मूर्छन करना। तो मूर्छन क्या होता है, ये बहुत सुना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। घृत मूर्छन के बारे में लिखिए, या तैल मूर्छन की विधि बताइए, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। और प्रैक्टिकल बेसिस पे भी मूर्छन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका एक प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, घृत मूर्छन और तैल मूर्छन का, जब लैब में जाएंगे।
तो जो जनरल प्रिपरेशन है, जनरल मेथड क्या है इसमें, हमने देखा कि कल्क एक है, एक स्नेह है, चाहे घी हो या तेल हो, और एक द्रव है, वो जनरली क्वाथ हो सकता है, स्वरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 इंग्रेडिएंट हमें याद रखने हैं। जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया हो, वो कम से कम इतना जरूर याद कर ले कि जो स्नेह कल्पना है उसमें 3 इंग्रेडिएंट होता है, कल्क, स्नेह, द्रव। 3 नाम याद कर ले, कल्क, स्नेह, द्रव, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रेशियो है अनुक्त मान, अगर रेशियो आचार्य ने बता दिया है, कोई भी फॉर्मुलेशन बताया जा रहा है रेफरेंस, वहां पे अगर बता दिया गया है कि नहीं इसको इतना मिला है, तब ये रूल नहीं काम करे। अनुक्त है, अगर नहीं बताया गया है तो आपको 1, 4 और 16 के रेशियो में लेना है। मतलब 1 भाग कल्क लेना है, उसका 4 गुना स्नेह लेना है, और स्नेह का 4 गुना यानी कल्क का 16 गुना आपको द्रव लेना है, जो भी लिक्विड लेना होगा। इसको ऐसे भी ऑप्शंस लिखे रहते हैं एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है, कल्क स्नेह द्रव का अनुपात क्या होता है स्नेह पाक में। तो आंसर या तो 1:4:16 होगा, या इसी को थोड़ा ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है, 1/4:1:4, मीनिंग सेम है। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि परिभाषा में वो लिखता है कि जो स्नेह है, स्नेह का चतुर्थांश कल्क द्रव्य होता है, और स्नेह का 4 गुना क्वाथ द्रव्य या द्रव द्रव्य होता है। तो इस तरह से भी लिख के ऑप्शन मिल जाता है, उस तरह से भी मिल जाता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, कल्क, स्नेह, द्रव, इसका अनुपात क्या होगा, 1, 4, 16, ये हमें ध्यान रखना है। इन सभी को इस रेशियो में मिला के बॉयल करते हैं, उबालना है। कैसे उबालना है, तीव्र अग्नि पे नहीं, मंद अग्नि पर। और उसके बाद रिड्यूस टू क्वांटिटी ऑफ स्नेह, जितना स्नेह लिए हैं उतने तक पाक करते हैं, तब तक पकाएंगे जब तक वो लिक्विड वाला पोर्शन उसका खत्म, जितना स्नेह लिए थे उतना ही केवल बचे, तब तक इसको पकाना है। और उसके बाद उसको वस्त्र से छान लेना है, वस्त्र पूत कर लेना है। और इस तरह से ये स्नेह पाक की सामान्य प्रक्रिया। अभी इस पर हम लोग काफी बात करेंगे स्पेशल कंडीशंस में, कि कठिन द्रव्य है तो क्या करेंगे, मृदु द्रव्य है तो क्या करेंगे, द्रव में अगर क्वाथ है तो क्या रेशियो होगा, दूध है तो क्या रेशियो है, जल है तो क्या रेशियो है। लेकिन अगर कुछ नहीं बताया गया है तो एक सामान्य जो नियम है 1, 4, 16 का रेशियो है कल्क, स्नेह और द्रव का। क्रम याद रखेंगे, पहले कल्क है, फिर स्नेह है, फिर द्रव है, KSD। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्रम बदल देते हैं, वो कहेंगे स्नेह, द्रव और कल का अनुपात क्या होगा। अगर 1, 4, 16 याद किए और वही लगा के चलेंगे, वो पहला ऑप्शन रहेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, पहले कल्क है, फिर स्नेह है, फिर द्रव है, और तब रेशियो है 1:4:16। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना अगर आ गया कहीं पे। अब हम लोग मूर्छन की बात कर रहे थे कि स्नेह पाक में जो पहला प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप होता है मूर्छन, चाहे घृत मूर्छन हो या तैल मूर्छन हो। तो मूर्छन क्या है, मूर्छन एक तरह का संस्कार है। संस्कार हम जानते हैं, संस्कारो ही नाम गुणांतराधानम, किसी द्रव्य के गुणों में परिवर्तन करना है या नए गुणों को उसमें आरोपित करना, आधान करना, ठीक, किसी द्रव्य में नए गुणों को डालना, वही होता है संस्कार। और मूर्छन भी एक संस्कार है। इसमें जो द्रव्य है, जो घृत या तैल का मूर्छन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ नई प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है, कुछ गुण उसमें बढ़ते हैं, कुछ दोष उसमें कम होते हैं। तो ये है मूर्छन संस्कार, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, घी के लिए भी और तेल के लिए भी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको एज इट इज याद कर रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। मूर्छन के लाभ करके अगर पूछ ले, या मूर्छन पर भी लिखने के लिए एग्जाम में आता है, तो हम लोग ये सब पॉइंट्स जरूर लिखें इसमें, कि दुर्गंधम विनहंति, दुर्गंध का विनाश करता है। अगर घृत या तैल से कोई दुर्गंध आ रही है तो उसको नष्ट करता है, मूर्छन संस्कार के बाद वो दुर्गंध आना बंद होती, सॉरी, आमोपदोषम हरति, आम दोष होता है, जो आम दोष होता है स्नेह में हमेशा आम दोष होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये गुरु है और मंद है, गुरु और मंद होने के कारण इसमें आम दोष रहता है, क्योंकि आम का भी यही लक्षण है,
आम में भी गुरु और मंद होता है, तो आम दोष जो रहता है उसको समाप्त करने के लिए मूर्छन संस्कार की आवश्यकता होती है। तो एक लाभ तो हो गया कि जो दुर्गंधम विनहंति, दुर्गंध का नाश करता है। दूसरा लाभ हो गया आमोपदोषम हरति, मीन्स आम दोष जो होता है स्नेह का उसको नष्ट करता है, शरीर का नहीं स्नेह का। और तीसरा इंपॉर्टेंट है वीर्यवान, स्नेह वीर्यवान होता है। वीर्य का मतलब पोटेंसी, क्षमता, व्याधि हरण की उसमें क्षमता आती है। इसीलिए हम लोग मूर्छन संस्कार जब देखते हैं रसशास्त्र में भी, परिभाषा प्रकरण में हमने देखा होगा कि वहां लिखा हुआ व्याधि घातकत्व मूर्छनम, मीन्स पारद में व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न करने को मूर्छन संस्कार बोला गया है। लगभग वही अर्थ यहाँ भी है, वीर्यवान कहा है, स्नेह वीर्यवान हो जाता है। घी या तेल जो होता है उसके अंदर रोग नष्ट करने की क्षमता आ जाती है। कैसे आ जाएगी? क्योंकि इसमें कुछ औषधि द्रव्य मिलाए जाते हैं और उन औषधि द्रव्यों की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो उस स्नेह में आ जाते हैं अनुवर्तन गुण के कारण, और उस स्नेह में आने के कारण वो स्नेह जो है पोटेंट हो जाता है, वीर्यवान हो जाता है। तो तीसरा जो मूर्छन का लाभ है क्या है? वीर्यवान कर देता है स्नेह को। और चौथा है सौख्यदायी, सुख कारक होता है। सुख कारक का यहाँ एक अर्थ ये भी हो सकता है कि जो रुचि है वो बढ़ा देता है, उसको लेने में जो इंटरेस्ट है, उसका टेस्ट, लुक, गंध, वर्ण, रस, ये तीनों ही परिवर्तित कर देता है। तो गंध, वर्ण, रस तीनों ही आपके अनुकूल कर देगा, जो रोगी है, जो उसका उपभोक्ता है, उसके अनुकूल कर देता है। तो इसलिए सौख्यदायी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मूर्छन से क्या क्या होता है? दुर्गंधम विनहंति, दुर्गंध का नाश होता है। आमोपदोषम हरति, आम दोष समाप्त होता है। वीर्यवान, पोटेंसी बढ़ती है उसकी। सौख्यदायी, सुखदायी होता है। ये सारा मिलेगा भैषज रत्नावली के संदर्भ में, हम लोग अभी जब बुक में देखेंगे तो वहां पे भी ये मिलेगा। अभी दिखाई घृत मूर्छन की बात अगर करें कि घृत मूर्छन कैसे करना है, घृत मूर्छन के लिए जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मूर्छन होता है इसमें जनरली, चाहे घृत मूर्छन करना हो या तेल मूर्छन करना हो, इसकी एक जनरल विधि अपने दिमाग में रखना है कि इसमें स्नेह को लेना है। स्नेह में कुछ मेडिसिन डालनी है, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, जो बताई गई हैं, वो औषधियां उसमें डालनी है, और उसमें जल मिलाना है। जल मिला के उसको पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक केवल घृत वाला भाग ना रह जाए, मतलब जो जल वाला पोर्शन है पूरा उड़ जाए, और ये मंदाग्नि पे पाक करना है। और इस प्रकार से उसका जो फाइनल घी या तेल मिलेगा उसको छान लेंगे कपड़े से। इसी को बोलते हैं मूर्छित घृत। तो मूर्छित घृत या मूर्छित तेल जो भी बनाना होगा उसमें कुछ प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन होंगी, घी में उसको डालना है और उसमें जल मिलाना है, और जल मंदाग्नि पे उसको पाक करना है। कब तक? जब तक पूरा जल उड़ ना जाए और केवल घी घी वाला पार्ट या तेल तेल वाला पार्ट ही बचे। तो घृत मूर्छन और तेल मूर्छन की एक सामान्य विधि ये है। इसके बाद हम लोग घृत मूर्छन में जो द्रव्य है, इसमें देखो मातुलुंग स्वरस, मातुलुंग नींबू हमें पता है, मातुलुंग स्वरस, और त्रिफला। त्रिफला में क्या क्या होता है? हरित की, विभेद की, अमल की। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं ये श्लोक के शब्द हैं। पथ्या, पथ्या का मतलब हरित की, धात्री का मतलब अमल की, और विभेद की। तो ये त्रिफला। रजनी बोलते हैं हरिद्रा को, हरिद्रा। और जलधर बोलते हैं नागकेसर को, नागकेसर का पर्याय है जलधर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मूर्छन द्रव्य के रूप में, घृत के लिए, मूर्छन के लिए घृत में मिला देंगे, और घृत मिलाने के बाद उसको थोड़ा ठंडा होने पे उसमें जल मिलाएंगे और उसको फिर बॉईल करेंगे मंद अग्नि पे। मंद अग्नि पे कब तक पाक करेंगे? जब तक केवल घृत वाला भाग ना शेष रह जाए, बाकी जल वाला भाग उड़ जाएगा। उसके बाद पाक होने के बाद उसको मूर्छित घृत को छान लेंगे हम लोग, वस्त्र में वस्त्रपूत कर लेंगे, और छनने के बाद जो घृत होगा वो मूर्छित घृत होगा। तो इस तरह से ये घृत मूर्छन की बात है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट हमें ध्यान रखना होगा कि मातुलुंग स्वरस, त्रिफला,
हरिद्रा और नागकेसर, सॉरी नागरमोट, इन सारे इंग्रेडिएंट्स का हमें प्रयोग करना है घृत मूर्छन के लिए। इसके लिए मात्रा कितनी है, अब इनकी मात्रा कितनी ली जाए, तो मात्रा हमें ध्यान रखना है कि जो घृत है वो 1 प्रस्थ लेना है, जो जल है वो भी 1 प्रस्थ लेना है, और जो इसमें मूर्छन के लिए द्रव्य है वो एक पल लेना है। पल है, दोनों बाकी प्रस्थ में है, तो ये ध्यान रखना है, सब प्रत्येक द्रव्य को एक पल की मात्रा में लेना है। और इसमें इसको ध्यान रखने के लिए एक कोड हम लोग ध्यान रख सकते हैं, मां त्रिफला है ना। इसका कोड क्या ध्यान रख सकते हैं, मां त्रिफला है ना। तो घृत मूर्छन के लिए हम लोग को कोड याद रखना है, मां त्रिफला है ना। मां का मतलब मातुलुंग स्वरस, त्रिफला का मतलब हरित की, विविध की और अमल की, है का मतलब हल्दी, और ना का मतलब नागर मोथा या मुस्ता जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी द्रव्यों को एक पल की मात्रा में लेना है, घृत 1 प्रस्थ लेना है, जल 1 प्रस्थ लेना है, और घृत शेष रहने तक इसको पाक करना है। इस तरह से ये घृत का मूर्छन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से समय समाप्त होने वाला है, इसलिए आगे तैल मूर्छन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी लोग बुक में अगर देखें, जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं। स्नेह कल्पना चैप्टर 6वां चैप्टर पेज नंबर 204 पे स्नेह की निरुक्ति लिखी हुई है। स्नेह धातु में घय प्रत्यय लगाने से स्नेह का अर्थ प्रीत है, स्नेह प्रीतव, प्रीति से है, अट्रैक्शन से है। स्नेह के गुण, ये 8 गुण लिखे हुए हैं जो शुरू में बताया था, GS³ MSMD वही है। तो ये जिन भी द्रव्यों में 8 गुण होंगे उनको हम स्नेह कहेंगे। ये अकॉर्डिंग टू वृद्ध वाग्भट है, अष्टांग संग्रह में ऐसा कहा गया है। योनि के भेद पे 2 प्रकार का बता ही दिया, स्थावर स्नेह और जंगम स्नेह। इसमें जो पेज नंबर 205 पे लिखा हुआ है श्लोक, उसकी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर में अगर बल और स्नेहन के लिए यूज करना है तो स्थावर तेल में बेस्ट कौन सा है, तिल का तेल। और लेकिन अगर विरेचन के लिए यूज करना है तो स्थावर तेल में बेस्ट कौन सा है, एरंड का तेल। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसको स्नेहाध्याय जो चैप्टर है चरक सूत्र में, वहां पे भी देखा होगा। स्नेह के प्रकार में बता ही दिया, इसको अनलाइन कर लेंगे, याद कर लेंगे। स्नेह पाक की कल्पना भैंसज रत्नावली और योग रत्नाकर दोनों का संदर्भ मैंने बताया है। इसमें किताब में भैंसज रत्नावली का संदर्भ दिया है, ये क्रम आपको बता दिया है, क्रम ध्यान रखना है किस क्रम में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे स्नेह मूर्छन विधि है। स्नेह मूर्छन विधि में हम देख सकते हैं कि घृत मूर्छन की विधि, मां त्रिफला है ना, कोड बता दिया है। यहां तक हम लोग पढ़े, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो या डिस्कशन हो तो अपना माइक अनम्यूट करके बारी बारी से क्वेश्चन पूछ सकता है। जल्दी से 5 मिनट का समय है हमारे पास। सर मातुलंग में नींबू सरस होता है। मातुलुंग एक नींबू का टाइप है, जाम्बीरी मातुलुंग, तो वो विशेष प्रकार का जो नींबू है मातुलुंग से, जो जनरली नींबू होता है वो मातुलुंग ही होता है। और कोई क्वेरी? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अभी पूछ सकता है। कोई क्वेरी नहीं है? जो शुरू में आज हम लोग श्लोक की बात किए थे, वो श्लोक वर्ती व स्नेह कल का वाला, वो कोशिश करेंगे कि कल की क्लास से पहले पहले याद रखें। और कोशिश करें, जिनको नहीं भी याद होगा उनको हम लोग कल बात करेंगे कैसे याद करना है। तो आज की क्लास में कोई दिक्कत किसी को? सारा समझ में आ गया? यस सर। अनुराग पांडे कुछ कहना है? आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं माइक। नो सर, कुछ नहीं, समझ में आ गया सर। सारा समझ में आ गया? ठीक है, तो यस इसको सर। अच्छे से याद रखेंगे।
ठीक है, और कोई भी क्वेरी sir. होगी तो बाद में ही पूछ सकते हैं। इतना मैटर याद रखना है, और नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे टेल मोशन के बारे में, वहां से देखेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. इसको एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। आज ऑनलाइन में है। ओके, आज वर्ल्ड अर्थ डे है, सभी को वर्ल्ड अर्थ डे की शुभकामनाएं। सर आपको भी।